तो गुड इवनिंग बच्चों। तो माय नेम इज आदिल अशरफ एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर इन केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो बेटा आज हम जो है डिस्कस करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, जहां तक अभी हमने कवर किया है 4 लेक्चर्स में, जितना भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जो है कवर किया है उसके बेस के ऊपर जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने आपको पहले ही बोला था इस सीरीज में हम सारे वो क्वेश्चन करेंगे जितने आए हुए हैं उन सबको कवर करेंगे और साथ साथ में एचसी वर्मा को भी जो है हम कवर लेके जाएंगे और जो भी अच्छी किताब होगी उसके क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता चलूंगा। ठीक है बेटा, तो चलो आप इन क्वेश्चंस को क्या है डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो लेकिन इससे क्या होगा, इससे आपको समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ गया है। ठीक है, और आपको इंपॉर्टेंस आएगी कि जो जो मैंने पॉइंट बोले उसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या करिए, जैसे ही मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उससे पहले आप पॉज करिएगा और खुद से ट्राई करिएगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे लेंगे, कह रहा है अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्जड बाय। एक बॉडी जो है उसको नेगेटिव चार्ज कब आता है, मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर किसी बॉडी पे इसके इलेक्ट्रॉन अगर उसको छोड़ के जाते हैं, अगर ये कोई बॉडी है, अगर इसके इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चले जाते हैं तो फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और अगर इसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं तो इसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। समझ आ गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर इसका हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, दैट मीन चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और प्रोटॉन तो हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, याद रखना, हम चार्ज के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब ये क्या कह रहा है, हमें नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब इसको कुछ इलेक्ट्रॉन दिए गए होंगे। गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएगा, गेनिंग सम प्रोटॉन नहीं, रिमूविंग सम न्यूट्रॉन नहीं, तो इसको क्या होगा, हमने कुछ इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे, उसकी वजह से जो है ये नेगेटिवली चार्जड बॉडी हो गई होगी। और ये क्वेश्चन जो है मैंने खुद नहीं बनाया है, आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जो एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो नीट में रिपीट होते हैं और मेंस में भी कभी कभार चांसेस होते हैं। तो मैं दोनों क्वेश्चन लेके आया हूं, मेंस के भी एम्स के भी, और अभी नीट में तो उतने नहीं पूछे गए हैं, जो होगा वो भी लेके जाएंगे जैसे जैसे हम फर्दर आगे जो है टॉपिक को कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट करिएगा, या सिर्फ आप लिख सकते हो, क्योंकि पहले जहां पे मैंने कंसेप्ट पढ़ाया वहां पे आप लिख सकते हो, ये क्वेश्चन जो है एम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इसके बाद अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम ऑफ चार्जेस, एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले क्लास में करवाया है, तो उसमें कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। अब ये क्वेश्चन में यहां फिर से करवाऊंगा तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, और ये क्वेश्चन जो है एम्स 1998 में आ चुका है, और ये क्वेश्चन जो बार बार बहुत एग्जाम्स ने फिर बाद में रिपीट भी किया है। ठीक है, तो ठीक है, इसको भी आप नोट करिए। तो ठीक है, इसके बाद जो है हमसे क्या पूछा है, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कूलम्ब्स लॉ में, क्या बोलता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटा, और मैं इस K को क्या लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू K के बदले में लिख सकता हूं 1/4 पाई, या तो मैं, अगर हम फ्री स्पेस में एयर में लिखेंगे तो फिर एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, और अगर किसी मीडियम में होता है तो इसको फिर हम एप्सिलॉन लिखते हैं खाली। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों का क्या होता है, सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है, इस दोनों का जो यूनिट भी सेम होता है। फिलहाल हम इसको यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन रखेंगे मीडियम के लिए। ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे जो है Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और हमें इस एप्सिलॉन की यूनिट निकालने हैं, तो एप्सिलॉन को इधर ले जाएंगे, इसको F नीचे आ जाएगा, ये बनेगा 1/4 पाई, इधर बचेगा Q1, इधर बचेगा Q2 डिवाइड बाय ऑलरेडी R स्क्वायर है, और ये F भी जो इधर आएगा। अब सिंपल देखो, ये 1 इसका कोई यूनिट नहीं होता है, Q हमारे पास क्या है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और इसका यूनिट भी क्या होता है, कूलम। तो दैट मींस कूलम क्या हो गया, कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, शाबाश, न्यूटन पर मीटर। एक सेकंड, जो हमारे पास है, सॉरी, फोर्स का यूनिट क्या होता है मेरे पास, न्यूटन होता है, सॉरी, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और आर यानी कि लेंथ उसका स्क्वायर है, यानी कि ये आएगा
एम या आएगा हमारे पास एल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आएगा एल स्क्वायर। तो शॉर्ट में एल को हम किस में मेजर करते हैं मीटर में, तो इसको मैं लिख सकता हूं एम स्क्वायर। समझ आ गया, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, तो ये आएगा एम स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा हमारे पास सी स्क्वायर, और न्यूटन ऊपर जाएगा या इसको पहले एम ऊपर जाएगा तो ये बनेगा एम माइनस टू, और एन भी ऊपर जाएगा तो एन माइनस वन। सी स्क्वायर एम माइनस टू एन माइनस वन, सी स्क्वायर एम माइनस टू एन माइनस वन, जो ऑप्शन बी है वो इसका आंसर हो जाएगा। और ये बहुत सिंपल सवाल है, ये तो आप सेकंड्स में करके ले जाओगे जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे। तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके साथ जब आप पूरा जो है फिजिक्स एक बार कवर करोगे, आपको पता चलेगा खुद ही फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। न्यूटन नीचे होना चाहिए, एन यहाँ ऊपर है, एन स्क्वायर ये तो नहीं होगा। फिर आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, लेकिन वो अच्छा मेथड नहीं है, हर जगह नहीं चलेगा, ठीक है। जहां चलेगा वहां मैं बोलूंगा। तो यहाँ सिंपल आप बेसिक्स से जा सकते हो, ऊपर आना चाहिए कूलम स्क्वायर, नीचे फोर्स है तो न्यूटन ऊपर आएगा एन माइनस वन, आर स्क्वायर है तो ऊपर आएगा एम माइनस टू। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सवाल जो है एम्स 2012 में पूछा गया है, ठीक है, इसको भी आप करोगे, ठीक है बेटा। तो अब हम और एक क्वेश्चन देखें आपको। आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है नीचे आप कमेंट करिएगा, आप बताइएगा क्या आपसे ये क्वेश्चन खुद हो रहे हैं, या आपको जो है ये क्वेश्चन अगर आपसे खुद नहीं हो रहे दैट मीन्स आपको फिर समझ नहीं आया होगा। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन आसान से हो रहे हैं, अगर ये 5 क्वेश्चन है, अगर आपसे 3 हो रहे हैं 4 हो रहे हैं दैट मीन्स आपको समझ आ गया है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है ऐसा कि मैं 2-3 वीडियो में कुछ कंसेप्ट कवर करूं और उसके बाद उन पे जितने भी आए हुए क्वेश्चन है वो आपसे सारे करवाऊं, तो वैसे आपको आई थिंक ज्यादा फायदा होगा। आप भी कमेंट करिएगा आपको कैसा लग रहा है ये इनिशिएटिव, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है आप देखिए सिंपल, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं। यहां पर आप देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है एम्स 2003 ने पूछा था। उन्होंने बोला था यहां पर हमने एक चार्ज को रखा है प्लस क्यू, ठीक है, और यहां पे हमने एक चार्ज रखा है माइनस क्यू, और यहां पर हमने एक चार्ज रखा है प्लस क्यू। इसको इन्होंने वर्टेक्स ए बोला है, बी और सी। और ध्यान से देखिएगा, देखो इस वाले जो वर्टेक्स यानी कि ए पे हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। देखो ये चार्ज क्या है पॉजिटिव, ये चार्ज क्या है नेगेटिव, तो आप बोलोगे सर ये तो हम खुद करेंगे, ये इसको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, एफ इज इक्वल टू के, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ क्या दी हुई है ए दी हुई है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये चार्ज भी तो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, क्योंकि सेम टाइप ऑफ चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, दैट मींस ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। और कितना फोर्स, फोर्स तो सेम ही रहेगा मैग्नीट्यूड के, इसका चार्ज कितना है, फोर्स इक्वल टू के, इसका चार्ज है क्यू, इसका चार्ज भी कितना है क्यू, डिवाइड बाय इनके बीच में डिस्टेंस है ए स्क्वायर, यानी कि ये भी आ गया एफ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अगर देखोगे इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, और मैंने बोला था इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल 60, ये एंगल भी कितना होता है 60, ये एंगल भी कितना होता है 60, और ये अगर देखोगे ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एंगल है 60 तो बचा हुआ एंगल क्या होगा इनके बीच में 120, दैट मीन इस वेक्टर और इस फोर्स के बीच में कितना एंगल है 120, और ये दोनों फोर्स क्या है बराबर। अगर आपको याद आया होगा मैंने क्या बोला था, जब दो इक्वल वेक्टर होंगे और उनके बीच में एंगल कितना होगा 120, तो रिजल्टेंट इनके बीचों बीच आएगा, दैट मींस रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा और वो इनके ही बराबर आएगा, वो आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखना क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा था, मैंने यहां पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा था, लिखा है। तो क्वेश्चन वाले ने क्या कहा, ये जो लाइन है बीसी, इसके परपेंडिकुलर फोर्स बताओ। बीसी के परपेंडिकुलर फोर्स है क्या, नहीं, क्योंकि जो सारा फोर्स है वो किधर आ गया, वो बीसी के पैरेलल आ रहा है, वो इधर आ गया सारा फोर्स। अगर इधर आता, अगर ये भी नेगेटिव होता तो इसको इधर खींचता तो रिजल्टेंट नीचे आता, तो फिर कुछ फोर्स आता। अगर उसने खाली फोर्स पूछा होता, अगर उसने अभी तक इस पे देखो, हम इनका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, एग्जाम में होंगे तो हम सीधे इसको आंसर टिक करेंगे 0, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं। अगर आप देखोगे इधर फोर्स लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है, इनके बीच में एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, दैट मींस रिजल्टेंट इस तरफ आया, लेकिन वो कह रहा है इधर कितना फोर्स आया, तो इसके परपेंडिकुलर जो है कोई भी कंपोनेंट नहीं आया, दैट मींस उधर फोर्स क्या है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन हो सकता है आने वाले सालों में क्या हो सकता है, वो आपसे जो है सीधे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ इसके ऊपर जो नेट फोर्स कितना होगा वो, और अगर वो आपसे क्या पूछेगा नेट फोर्स, तो आप बताओगे इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर।
ये हो गया मैग्नीट्यूड। अगर वो पूरा आपसे पूछेगा, आप मुझे बताइए नेट फोर्स वेक्टोरियली कितना होगा। ये फोर्स कितना है पीछे, तो मैंने आपको कल बताया था अगर आगे होगा तो आई, पीछे होगा तो माइनस आई। तो ये पीछे है, आप बोलोगे के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और वो भी माइनस आई कैप की डायरेक्शन में जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम ये जेई में इसका क्वेश्चन लेंगे, इसको आप नोट करिएगा पॉज करके। तो अभी इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, एक सेकंड में देखता हूं। हाँ तो देखो ये वाला सवाल जो है ये जेई मेंस ने पूछा था 2003 में, बहुत ही बढ़िया सवाल अभी तक का माना जाता है। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, हमारे पास कह रहे हैं 3 चार्ज है, एक चार्ज हमारे पास है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस Q2 और एक चार्ज है माइनस Q3। ठीक है बेटा, आर प्लेस्ड इज शोन इन द फिगर। आपको जो डायग्राम गई है इसमें आपको दिखाया गया है कौन कहां पर है। द एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ध्यान से देखना, निकालना क्या है, हमें एक्स कंपोनेंट निकालना है फोर्स का। किस पे, Q1 पे, Q1 पे एक्स कंपोनेंट निकालना है फोर्स का, बस। हाँ वो हमें बोलना है किसके प्रोपोर्शनल होगा। और ये आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन एकदम भयंकर ऑप्शन है। लेकिन अभी जब आप देखोगे आप बोलोगे ये तो बहुत ही आसान सवाल है। तो हमें माइनस क्यू पे फोर्स निकालना है ना, एक्स कंपोनेंट निकालना है। एक्स कंपोनेंट हम तब निकालेंगे जब पहले हम नेट फोर्स पता चलेगा, फिर उसका कंपोनेंट जो हम लेंगे। ठीक है, आप बोलोगे देखो ये इस पे निकालना है, तो ये देखो ये Q3 है और ये Q1 है, दोनों नेगेटिव है, दैट मींस ये इसको क्या करेगा सर, ये इसको करेगा रिपल। ठीक है, कितने फोर्स के साथ रिपल करेगा सर, आप बोलोगे कि इसका मैग्नीट्यूड है Q3, हाँ इसका मैग्नीट्यूड है Q1, याद रखना माइनस नहीं डालना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड डालना है। ठीक है, डिवाइड बाय इनके बीच में कितना डिस्टेंस है सर, a है, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर। सर ये एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल होगा, अगर ये एंगल थीटा होता है, क्या होता है थीटा होता है, याद रखना। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा होता है इसके साथ, तो इधर भी ये इसी वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है सर, हो गया, ये वाला तो समझ आ गया। अब ये प्लस Q2 क्या करेगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ आ गया, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है सर, कितना फोर्स लगेगा के, इसके ऊपर कितना चार्ज है Q1, इसके ऊपर कितना चार्ज है Q2, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है b स्क्वायर, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है b स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हमें तो सिर्फ क्या निकालना है, एक्स कंपोनेंट निकालना है। देखो एक्स कंपोनेंट, ये तो एक्स की ही तरफ लग रहा है, ये फोर्स किधर लग रहा है, एक्स की ही तरफ लग रहा है। तो एक्स कंपोनेंट अगर मैं इधर लिखूंगा फोर्स का, ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट में एक तो ये पूरा लग रहा है कि Q1 Q2 डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर ये तो पूरा लग रहा है। और ये देखो अब ये फोर्स जो है इधर जा रहा है, अब इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक जिसके साथ एंगल बनाया है, एंगल इसके साथ बनाया है, जिसके साथ एंगल बना होता है उसके साथ कॉस वाला कंपोनेंट आएगा। तो इधर आएगा इसका के Q3 Q1 डिवाइड बाई A2 का कॉस थीटा, इसके साथ कॉस थीटा, तो फिर सर इसके साथ क्या आएगा साइन थीटा, दैट मींस प्लस इधर इसका साइन वाला कंपोनेंट आएगा के Q3 Q1 डिवाइड बाई A स्क्वायर इनटू साइन थीटा, दैट मींस ये कंपोनेंट भी इधर आएगा। तो इसको भी हम x में, एक तो ये पूरा आ गया ये फोर्स के Q1 Q2 बाई b स्क्वायर, और ये इसका एक कंपोनेंट आ गया के Q3 Q1 बाई a स्क्वायर इनटू साइन थीटा, के Q3 Q1 डिवाइड बाई a स्क्वायर इनटू साइन थीटा। तो आप बोलोगे सर ऐसा तो हमें कोई इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा सब्र करके आप देखिए, आएगा आएगा। अगर हम इसमें से देखेंगे के इन दोनों में से है, तो के दोनों में से क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है बेटा, अगर देखोगे Q1 इसको भी है इसको भी है, तो Q1 को भी क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, जब मैं के Q1 को कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा Q2 डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसमें भी के Q1 को कॉमन निकाला तो अंदर बचा Q3 डिवाइड बाई ए स्क्वायर इनटू साइन थीटा। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये तो प्रोपोर्शनल पूछ रहा है ना, ये पूरा नहीं पूछ रहा है, तो किसके प्रोपोर्शनल है, तो ये के Q1 को अगर मैं बाहर रखूंगा तो ये इस पूरे चीज के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है,
Q2/b², Q2/b² प्लस Q3/a² इंटू साइन थीटा। दैट मीन्स ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये सवाल अगर आपको समझ आ गया और ये सवाल अगर आप कर लोगे, दैट मीन जो बाकी सवाल है वो तो आपको बहुत ही मक्खन लगेंगे। समझ आ गया? दैट मीन्स यहां तक जो है आपको क्लियरली समझ आ गया है अगर आपने इन पूरे 5 क्वेश्चंस को जो है समझ लिया है। तो फर्दर अब हम जो है आगे डिस्कस करेंगे बाकी टॉपिक्स। तो फिर जब हम 4-5 टॉपिक और करेंगे तो फिर मैं ऐसे ही और एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम 10-15 क्वेश्चन फिर से लेके आएंगे जो पूछे गए हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। उनका ये फायदा होता है जब आप देखोगे क्या पूछ रहे हैं तो आपका दिमाग जो है उसी तरीके से जो है काम करना स्टार्ट करेगा। आपके दिमाग को समझ आ गया है, अच्छा ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते तो ठीक है, तो फिर मुझे ऐसे जो है अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। यानी कि आपको पता चलेगा एग्जामिनर क्या पूछने जा रहा है मुझसे, तो उसी हिसाब से जो है आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते जाओगे। ठीक है, बाकी आप भरोसा रखिएगा, आप देखोगे एकदम जो है मैं कोशिश करूंगा जो बेस्ट लेवल का कंटेंट जो है आपको दे दिया जाए। और मैं आपको बताऊंगा जैसे टॉप कोचिंग जहां पे भी हो आप होते हो, जहां पे भी पढ़ते हो, आप उनकी टॉप कोचिंग्स को लीजिएगा और उनका कंटेंट देखिएगा। फिर इस जो है जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे आप अगर आप मैच करोगे तो आपको दिखेगा कि ये कंटेंट उससे तो बेहतर है। जहां पे 2-2 250 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, फिर जब उनसे पूछा जाता है तो 10-15 बच्चों के बगैर जो बाकी बच्चे होते हैं वो बेचारे जो है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। सो दैट अब ऑनलाइन से क्या होगा, अगर ये लेक्चर सारे बच्चों तक पहुंचेगा ऑब्वियसली वो समझने की कोशिश करेंगे तो वो ऑब्वियसली समझ पाएंगे। तो काफी बच्चे होते हैं उनके पास जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उतनी फीस, 70,000 80,000 जो टॉप कोचिंग की फीस होती है उसका भी उसके उनका शौक होता है उसमें जाने का, लेकिन नहीं अफोर्ड कर पाते। तो उनके लिए ये वीडियो जो है बेस्ट है। लेकिन ये वीडियोस ऐसे नहीं है कि इनमें वो नहीं पढ़ाया जाएगा, इनमें उससे भी टॉप लेवल का जो है कंटेंट है। लेकिन अब जो बच्चे गए होंगे उनको भी समझ आ रहा होगा यहाँ जो है ये कंटेंट उससे भी बेहतर कंटेंट है। ठीक है बेटा, तो अच्छे से देखिएगा, अच्छे से प्रिपेयर करिए और इंशाल्लाह यू विल रॉक इन योर एग्जामिनेशंस। सो बी प्रिपेयर और अच्छे से जो है मेहनत करते रहिए। मेहनत आप बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। बाकी जो रिजल्ट खुद ही आते हैं धीरे धीरे, आपको एकदम से पहले ही नहीं लगेगा कि मैं सारे जे एडवांस के सवाल उड़ाऊंगा, जेई मेंस के नहीं, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, फिर आपका जो है उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, और अगर दूसरे साइड से हम उठाएंगे ऑप्टिक्स होगा, वे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, जैसे आपका ये पोर्शन कवर होगा तो आपको लगेगा हाँ अब मुझसे क्वेश्चन जो बन रहे हैं, तब तक आपका जो लेवल है वो धीरे धीरे उठ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।